फिर भी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के सीरीज मुझे भेजा और कहा कि मैं इसे क्लासेस में डिस्कस करूं, तो इसके बाद हम लोग वही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उस सीरीज को, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप ये पाएंगे कि उसे सॉल्व करने में आप काफ़ी सहज महसूस कर रहे हैं, यदि आपने पूरे क्लासेस को अच्छे से किया है तब। और मुझे लगता है अब तक की जो चर्चा हुई है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि कुछ प्रश्नों के की लिस्ट हम लोगों के पास, वो हम लोग जल्दी चर्चा कर लेते हैं। और ये जो सिलेबस, ये जो चैप्टर है उत्तर मुगल काल, ये समाप्त यहीं पे होगा। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, मोहम्मद शाह रंगीला था, तो इसको सही माना जा सकता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया था? सैयद बंधुओं को मार गिराया था। हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार मुगल सत्ता में गुटबाजी शुरू हो गई थी, और 3 गुट थे महत्वपूर्ण मुख्य रूप से। पहले जुल्फिकार गुट था, जिसकी मदद से जहांदार शाह सत्ता स्थापित किया था। उसके बाद थे सैयद गुट, जिसे हिंदुस्तानी गुट भी कहा जाता है। उसके बाद था चिनकलिज खान का गुट, यानी निज़ाम उल मुल्क या निज़ाम हैदराबाद। तो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ही था, क्योंकि फर्रुखसियर को इन्होंने राजा बनाया था। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। फर्रुखसियर को बनाया था, रफ़ी उद्दरजात को बनाया, उसके बाद रफ़ी उद्दौला को बनाया, उसके बाद मोहम्मद शाह को बनाया। मोहम्मद शाह इनके बढ़ते हुए शक्ति से परेशान था, या यूं कहें कि इनके बढ़ते हुए शक्ति को देख करके इसके मन में कुछ लोगों ने ये भाव पैदा कर दिया कि वो सत्ता को पलट सकते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह ने चिनकलिज खान यानी निजाम उल मुल्क और विभिन्न लोगों के साथ मिल करके, हम लोगों ने क्लासेस में चर्चा किया, सैयद बंधुओं को मार गिराया था। तो मोहम्मद शाह। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो है कि किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया, जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो सवाई जय सिंह शासक है, जिसने जयपुर की स्थापना किया था, और इसने खगोल से संबंधित अध्ययन के लिए कुछ रचना किया था, और उसका जो संकलन था वो था जिज मोहम्मद शाही, जिसे खगोल संबंधी अवलोकन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? अभी चर्चा की हम लोग 1761 में। इसमें कौन कौन से गुट थे? अब्दाली, एक तरफ था अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा। जीता कौन था? अब्दाली जीता था। ठीक है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? हम लोग चर्चा के दौरान इस पर भी बात किए थे, शहादत खान। शाहजहां के प्रसिद्ध तख्त थे ताउस, 1739 ईस्वी में कौन ले गया? तो फारसी आक्रमक नादिर शाह। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? करनाल में हुआ था। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने जो भी चर्चा किया उसी से संबंधित सवाल ही हैं यहाँ पे, और इस बात की गारंटी है कि जो चर्चा हम लोगों ने किया है उससे बाहर एक आध 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा नहीं होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में कौन विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना? तो हम लोगों ने बात किया था, औरंगजेब के 3 पुत्रों में लड़ाई हुआ था सत्ता को लेकर के। कौन थे? आजम, मुअज्जम और कामबख्श। आजम जजऊ और हैदराबाद के युद्ध में क्रमशः मुअज्जम और कामबख्श को पराजित करके मार देता है, और आजम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। इसकी चर्चा हम लोग किए। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सिखों से बेहतर रिश्ता स्थापित करने के लिए किस सिख गुरु को मनसब प्रदान कर उसके साथ संधि स्थापित करने का प्रयास किया था? तो हम लोगों ने बात किया था कि जो सिखों के अंतिम गुरु थे 10वें गुरु गोविंद सिंह, इनसे बहादुर शाह प्रथम का मित्रवत संबंध था, और इन्हें
उसने अपने शासन में मनसब प्रदान किया था, इसकी भी चर्चा हम लोग किए हैं। लोहगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसकी भी चर्चा हुई है, जहांदार शाह। लाल कुंवर नामक वैश्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई थी? तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो ये जहांदार शाह के शासनकाल में थी। इसका जो प्रभाव था, इसकी चर्चा हम लोग विस्तृत चर्चा की है। तो इस मुगल अधिकारी के सहयोग से बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार मुगल गद्दी पर आसीन हुआ था। तो हमने बताया था गुटबाजी का दौर शुरू हो गया था और जुल्फिकार खान के सहयोग से ये जहांदार शाह मुगल गद्दी पर आसीन हुआ और जुल्फिकार खान को अपना वजीर भी घोषित किया था। अगला जो प्रश्न है, बहादुर शाह तथा जहांदार शाह के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली निम्नलिखित में से कौन था? यानी बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहा है और जहांदार शाह की बात कर रहा है। तो आपको बताते चलें कि इसी बीच जो गुटबाजी हुई थी उसमें जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर स्थापित हुआ था, इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो जुल्फिकार खान होगा। अब जुल्फिकार खान के बाद सैयद बंधु आते हैं, जिनके सहायता से फारुखशियर गद्दी पर बैठता है और फारुखशियर को इन्होंने राजा बनाया था सैयद बंधुओं ने, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया था। इस प्रकार सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। हालांकि यहाँ प्रश्न केंद्रित है बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह को लेकर के, तो जुल्फिकार खान सही उत्तर होगा। फारुखशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? अभी हम लोगों ने जब चर्चा किया था सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था। ठीक है। नृप निर्माता के रूप में किन्हें माना जाता है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा किसी को। इसे सैयद बंधु। सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनने वाला प्रथम बाद में फारुखशियर होगा, फिर रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं को ख्याति प्राप्त हुई कि वे शक्तिशाली बन गए? क्योंकि सैयद बंधुओं की बात कर रहा है और सैयद बंधुओं के प्रभाव से ही फारुखशियर पहले शासक बना था। इस प्रकार फारुखशियर सही उत्तर। सिख सरदार बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कर दी गई थी? इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं और 1716 में फारुखशियर के शासनकाल में इसे मृत्यु दंड दिया गया था। बंदा बहादुर का असली नाम लक्ष्मण दास था। कौन सा स्थान कत्लगढ़ी के नाम से मशहूर है जहां बंदा बहादुर ने 1000 मुगल सैनिकों का कत्ल किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये फैक्ट है तो याद करना होगा, शहादा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फारुखशियर ने। इसके बारे में भी कहानी है कि इसको तबीयत खराब था इसका और अंग्रेजों में से कुछ लोग आए थे जो इसका इलाज किए और ये खुश होकर के उनसे पूछता कि आप हमसे क्या चाहते हैं। उन्होंने अपनी व्यथा बताई और इस प्रकार इसने बंगाल में कर मुक्त व्यापार के लिए अंग्रेजों को आदेश दे दिया था, यानी उनको इस बात के लिए मना लिया था या कह दिया था। हालांकि इसके पीछे जो कारण महत्वपूर्ण कारण थे और इसने और क्या क्या छूट दी थी अंग्रेजों को बंगाल में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत जब हम लोग अंग्रेजी कंपनी के संबंध में चर्चा कर रहे होंगे तब। अगला, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट की हत्या कर दी थी? सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट की हत्या कर दी थी? तो फारुखशियर, क्योंकि फारुखशियर इनके बढ़ते प्रभाव से तंग आ जाता है और इनसे स्वतंत्र होने के लिए कुछ चाल करता है ताकि इन्हें सैयद बंधुओं को मार सके, और इस बात की जानकारी सैयद बंधुओं को पहले ही हो जाती है और वे मराठाओं के सहयोग से फारुखशियर को मार देते हैं और उसके बाद अगले शासक को सत्ता पर स्थापित करते हैं। सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल का? तो इसके बारे में चर्चा हुई है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में स्वायत्त राज्यों के उदय की प्रवृत्ति सबसे मुखर हुई और यह प्रक्रिया क्रमशः तीव्र होती गई? जहांदार शाह। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड तथा फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुए थे।
भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन, ये तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। यहाँ पे ध्यान रहे, अब्दाली को दुर्र दुर्रानी भी कहा जाता है। तो इसके समय मुगल शासक कौन था, इसके बारे में बात है। तो हम लोगों ने चर्चा किया कि दो लोगों के बीच मतभेद था, एक मोहम्मद शाह रंगीला और उसके बाद एक अहमद शाह के बीच था। चूंकि इसमें अहमद शाह कहीं नहीं है तो इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला को सही मानेंगे। इस शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का मुगल दरबार में काफी प्रभाव बढ़ गया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के समय में किस सरदार ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना थी कि निजाम उल मुल्क, किसी को चिंतलिज खान कहते हैं या निजाम हैदराबाद भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसका मुगल दरबार से जाना निष्ठा और लाभ का साम्राज्य से चला जाना था। तो निजाम उल मुल्क ये काफी प्रभावशाली व्यक्ति था। 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपना वजीर बनाया था और दरबार में होते हुए षड्यंत्रों से तंग आकर के ये 1724 में वहां से हैदराबाद यानी दक्कन की ओर जाता है और हैदराबाद की स्थापना करता है। इसका मुगल दरबार से जाना निष्ठा और लाभ का जाना माना गया था। किसके शासनकाल में बंगाल और अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही मोहम्मद शाह रंगीला। इस पे क्वेश्चन मार्क हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। भरतपुर जाट राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने, इसकी भी चर्चा हम लोग की है, चूड़ामन वदन से। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, ये चूड़ामन। किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, वो थे सूरजमल। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था, अली मोहम्मद खान। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने की, तो मोहम्मद खान बंगस ने। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसके द्वारा, तो सआदत खान, चर्चा किया हमने। अवध के नवाबों की पहली राजधानी कौन थी, फैजाबाद। 1775 के बाद अवध के नवाबों की राजधानी क्या थी, तो लखनऊ। सन 1739 में किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब सआदत खान। इसके बारे में कहानी में हम लोग चर्चा किए हैं कि सआदत खान अपने द्वेष की भावना के कारण नादिर शाह को करनाल से दिल्ली पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है। चूंकि नादिर शाह दिल्ली करनाल से ही कुछ रुपए लेकर जाने की बात पे सहमत हो गया था, लेकिन सआदत खान इसको कहता है कि आप दिल्ली पर हमला करें और 2 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा। और इस द्वेष भावना के कारण जब वो उसे प्रेरित किया और दिल्ली पे उसने हमला किया और जब यहाँ से काफी लूटपाट करने के बाद वापस गए तो सआदत खान इस डर से आत्महत्या कर लेता है कि कहीं उसके इस द्वेषपूर्ण कार्य का लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या कहेंगे। इस कारण सआदत खान ने आत्महत्या कर लिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह तो आपको पता ही है, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में लेके गया था नादिर शाह। तो यही रहा होगा, यही होगा, रहा होगा क्या, यही है। 18वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजपूत राजा कौन था, सवाई जय सिंह। इसके बारे में चर्चा हुई है। 18वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध राजपूत नरेश जो एक महान विद्याशास्त्री, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक तथा वैज्ञानिक था, ये आमेर का सवाई जय सिंह था, जिसने जयपुर राज्य की स्थापना किया और खगोल से संबंधित काफी कार्य किए थे इसने। किस खगोल शास्त्री ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी इसी ने जय सिंह ने 5 जगहों पर वेधशालाएं बनाई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। नक्षत्रों की ज्ञान से संबंधित पुस्तक जिस मोहम्मद शाही, सवाई जय सिंह। इसमें से कौन एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री तथा नेपियर के, ये भी जय सिंह है, चर्चा हुआ है। 18वीं शताब्दी का वह हिंदू शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, ये भी जय सिंह ने किया था, सवाई जय सिंह। इनमें से किस मुगल शासक ने अपने 2.5 वर्षीय पुत्र को पंजाब का राज्यपाल तथा 1 वर्ष के बच्चे को उसका सहायक नियुक्त किया था, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। किस सम्राट के शासनकाल में शासन पर राजमाता उधमबाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण हो गया था, तो ये था अहमद शाह। अगला, कौन मुगल शासक अपने वजीर इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली था, आलमगीर द्वितीय, चर्चा हुआ है। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था, तो शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो था अली गौहर। अगला प्रश्न है,
इसमें से किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया? तो इसने किया था 1719 से लेकर के 48 तक, और इसने किया था 1759 से लेकर के 1806 तक। इस प्रकार इनका जो शासन काल है वो लंबा है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सर्वाधिक 3 आक्रमण किसके समय में किए? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। उत्तरवर्ती मुगलों के समय में भारत की होती दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कब किया था? बात किए थे हम लोग 1803 में हुआ था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह, तो ये तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद पेंशनर तो बन ही गया था। 1761 ईस्वी के पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह पराजित किया, किसके काल में हुआ था? 1761, यानी शाह आलम जो द्वितीय है उनका जो समय काल है वो 1759 से लेकर 1806 तक है। इस प्रकार ये सही होंगे। किस मुगल शासक को 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और मराठाओं द्वारा उसका राज्य वापस दिलवाया गया था? तो शाह आलम द्वितीय, चर्चा किया हम लोगों ने। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल, शाह आलम द्वितीय तो पहला पेंशनर बना था, और उसके बाद जो शासक बना शाह आलम द्वितीय के बाद, यानी अकबर द्वितीय, ये उस अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पहले जो राजा था अकबर द्वितीय, ये इनके पिता थे। बहादुर शाह जफर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है? बहादुर शाह किसके बारे में था? बहादुर शाह जफर के बारे में, ठीक है। इसमें वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये तो सही है, ये भी सही है। शिक्षक थे उसके इब्राहिम चौक और मिर्जा गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अनवरी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, सही है, यानी इनमें से सभी। केरल का कौन महत्वपूर्ण राज्य मार्तंड वर्मा के शासनकाल में बहुत प्रभावशाली हो गया था? ये आगे के प्रश्न हैं क्षेत्रीय रियासतों के, तो उसमें हम लोग इसको करेंगे। मार्तंड वर्मा ने किस विदेशी शक्ति को केरल में पराजित किया था? ये भी क्षेत्रीय राज्यों का प्रश्न, हम लोग जब वो पढ़ेंगे तो करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए किसने यह टिप्पणी की थी कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? ये थे यदुनाथ सरकार, काफी कमाल के इतिहासकार हैं और काफी बोल्ड इतिहासकार हैं, जो कहते हैं बहुत बेबाकी से कहते हैं। तो ये रहा 60 प्रश्न। इससे बाहर उत्तर मुगल काल में कोई प्रश्न शायद ही बने, हालांकि अगर बनता भी है तो हम लोग उसकी चर्चा कर चुके हैं। आप इस सीरीज को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद आप खुद पाएंगे कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से देने में सक्षम हो चुके हैं। हालांकि 2-3 प्रश्न इसमें छूटे हैं, उसको भी कर लेते हैं कि केरल का कौन महत्वपूर्ण राज्य मार्तंड वर्मा के शासनकाल में बहुत प्रभावशाली हो गया था? केरल का कौन सा महत्वपूर्ण राज्य मार्तंड वर्मा के शासनकाल में बहुत प्रभावी हो गया था? तो त्रावणकोर था। और मार्तंड वर्मा ने जिस विदेशी शक्ति को केरल से पराजित किया वो कौन थे? वो डच थे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, लगभग सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। जो 1-2 प्रश्न रह गए हैं उसको भी कभी हम लोग समय देख करके चर्चा कर लेंगे, विस्तृत चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार उत्तर मुगल शासक संबंधी जो ये सीरीज था वो समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग जो अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाएंगे वो होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। थैंक यू।